हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था। ऑप्शन है वित्तीय प्रशासन से, ऑप्शन बी है न्यायिक प्रशासन से, ऑप्शन सी है स्थानीय प्रशासन से एंड ऑप्शन डी है सैन्य प्रशासन से। तो जो सरनोबात का पद संबंध था यह किससे था? तो यह जो है सैन्य प्रशासन से था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची वन में दिए गए सूफी संतों का मिलान सूची 2 में उनकी महत्वपूर्ण गतिविधियों से कीजिए। सूची 1 में जो है निजामुद्दीन औलिया, बायजीद अंसारी, शाह मोहम्मद गाउस एंड नूरुद्दीन नूरानी। और सूची 2 में जो है उनकी गतिविधियाँ दी गई हैं, जिसमें से तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु, कश्मीर में कृषि ऑर्डर की स्थापना, अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु एंड रोशनिया ऑर्डर के संस्थापक। तो आपको बताना है कौन से सूफी संतों ने कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधियां की थी। तो इसका सही आंसर है गाइज निजामुद्दीन औलिया जो हैं, इन्होंने अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। और बायजीद अंसारी जो हैं यह रोशनिया ऑर्डर के संस्थापक थे। और शाह मोहम्मद गाउस जो हैं यह तानसेन के आध्यात्मिक संगीत गुरु, और नूरुद्दीन नूरानी ये कश्मीर में ऋषि ऑर्डर की स्थापना। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, CDAB। तो निजामुद्दीन औलिया जो हैं इनकी गतिविधियां थी अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु, बायजीद अंसारी की गतिविधि थी रोशनिया ऑर्डर के संस्थापक, और शाह मोहम्मद गाउस का था तानसेन के आध्यात्मिक संगीत गुरु एंड ऑप्शन डी है नूरुद्दीन नूरानी, इनकी गतिविधि थी कश्मीर में ऋषि ऑर्डर की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 3 है, कदम राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन है तंजौर, ऑप्शन बी है बनवासी, ऑप्शन सी है कांची एंड ऑप्शन डी है बादामी। तो कदम राजाओं की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी जो है बनवासी थी। ऑप्शन बी बनवासी। कदम राजाओं की राजधानी जो है बनवासी थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? ऑप्शन ए है एंटीओकस सेकंड, ऑप्शन बी है एंटीगोन गोनटास, ऑप्शन सी है मगस एंड ऑप्शन डी है टॉलेमी सेकंड। तो मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? तो यह थी एंटीगोन गोनटास जो थे यह मकदूनिया में अशोक के समकालीन राजा थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? ऑप्शन है असहाय, ऑप्शन बी है विश्वरूप, ऑप्शन सी है भट्ट स्वामी एंड ऑप्शन डी है मेघ तिथि। तो मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेघ तिथि। क्वेश्चन नंबर 6 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? ऑप्शन है सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी है शैक्षिक सुधार, ऑप्शन सी है पुलिस प्रशासन में सुधार एंड ऑप्शन डी है संवैधानिक सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो यह जो है संवैधानिक सुधार से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है उषा मेहता एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो यह किया था उषा मेहता ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी है सर जॉन साइमन एंड ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो जो है किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था?
तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? ऑप्शन ए लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन बी है सूर्य सेन, ऑप्शन सी है बटुकेश्वर दत्त एंड ऑप्शन डी है JN सेनगुप्त। तो चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किसने किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा गलत है? तो इनमें से कौन सा सही है पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो यह जो है 1887 में कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में, ये सही है। 1888 में कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, ये भी सही है। 1890 का कांग्रेस अधिवेशन जो है कलकत्ता में हुआ था, ये भी सही है। और 1892 का कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में हुआ था, ये गलत है। तो इसका गलत आंसर है ऑप्शन डी, बाकी सारे सही हैं। 1887 का कांग्रेस अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ था, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। 1890 का कांग्रेस अधिवेशन जो है कोलकाता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। ऑप्शन है मध्य कपासी, ऑप्शन बी है मध्य स्तरी, ऑप्शन सी है कपासी एंड ऑप्शन डी है पच्छाद स्तरी। तो सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? तो यह जो है पच्छाद स्तरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरणीय कुजनेट्स एक वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार होता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है उल्टा यू आकार का, ऑप्शन बी है उल्टा V आकार का, ऑप्शन सी है उल्टा L आकार का एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, उल्टा यू आकार का। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है परमाणु विद्युत संयंत्र दिए हुए हैं और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है या कौन से राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आना कन्फर्म है, तो आप लोग जरूर से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन सा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है कौन से राज्य में है। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये काकरापार जो है कौन से राज्य में स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि काकरा में का आता है तो कर्नाटक में भी का आता है। तो काकरापार जो है कर्नाटक में स्थित है और कैगा जो है यह गुजरात में स्थित है और रावत भाटा जो है यह कहाँ स्थित है? आप लोग बताइएगा। तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और नरोरा जो है यह राजस्थान में स्थित है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड। तो काकरपारा जो है कर्नाटक में स्थित है, कैगा गुजरात में स्थित है, रावत भाटा उत्तर प्रदेश में और नरोरा जो है राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। ऑप्शन है चिल्का झील के, ऑप्शन बी है पुलिकट झील के, ऑप्शन सी है महानदी मुहाना के एंड ऑप्शन डी है गोदावरी मुहाना के। आपको पता होना चाहिए कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो यह जो है पुलिकट झील के पास है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है फसलों के भारतीय संस्थान दिए गए हैं और सूची 2 में स्थान जहाँ स्थित हैं। तो IIVR ये कहाँ स्थित है? आप लोग बताइएगा। तो IIVR जो है या वाराणसी में स्थित है। IIPR जो है या कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है कानपुर में।
और IISR जो है यह कहाँ स्थित है? या लखनऊ में स्थित है। और IIHR जो है यह बेंगलुरु में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल फसलों से वैसे भी क्वेश्चन एक ना एक जरूर आता है, तो भारतीय संस्थान है या भी आ सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि IIVR जो है वाराणसी में स्थित है, वाराणसी में स्थित है। IIPR जो है यह कहाँ पे स्थित है? यह लखनऊ कानपुर में स्थित है। और IISR जो है यह लखनऊ में, IIHR जो है यह बेंगलुरु में। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 3 1 4 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनकिंकी लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? ऑप्शन ए है 5 से 14 आयु वर्ग। ऑप्शन बी है 15 से 60 आयु वर्ग। ऑप्शन सी है 60 से 80 आयु वर्ग। एंड ऑप्शन डी है 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग। तो किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनकिंकी लाभांश में सम्मिलित किया गया है? तो यह जो है 15 से 60 आयु वर्ग के लोगों को। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वाधार योजना है। ऑप्शन है अद्वितीय पहचान हेतु। ऑप्शन बी है पुरुषों हेतु स्वरोजगार। ऑप्शन सी है कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए। एंड ऑप्शन डी है वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था के लिए। तो स्वाधार योजना जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए स्वाधार योजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना। ऑप्शन बी है लाल फीताशाही को हटाना। ऑप्शन सी है विनिर्माण की लागत को कम करना। एंड ऑप्शन डी है वस्त्र निर्माण का केंद्र बनाना। तो सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वस्त्र निर्माण का केंद्र बनाना। मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं जो हैं यहाँ अपने देश में बनाएंगे। इसका उद्देश्य है वस्त्र निर्माण का केंद्र बनाना। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रोफेसर PC महालनोबिस का नाम जुड़ा है। ऑप्शन ए है प्रथम योजना से। ऑप्शन बी है द्वितीय योजना से। ऑप्शन सी है तृतीय योजना से। एंड ऑप्शन डी है चतुर्थ योजना से। तो प्रोफेसर PC महालनोबिस का नाम किस योजना से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है द्वितीय योजना से। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? ऑप्शन ही गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। ऑप्शन बी है भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्यवर्ग के मसाला ब्रांड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। एंड ऑप्शन डी है एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 20 और 5। ऑप्शन बी है 20 और 3। ऑप्शन सी है 20 और 2। एंड ऑप्शन डी है 20 और 10। तो जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो यह होते हैं 20 और 3। ऑप्शन 20 का सही आंसर है 20 और 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? मतलब अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उस पर पुनर्विचार करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से याद रखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 138 एंड अनुच्छेद 139। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, अनुच्छेद 137 जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति दी गई है अनुच्छेद 137 में। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ऑप्शन ए है 5 बार। ऑप्शन बी है 4 बार। ऑप्शन सी है 1 बार। एंड ऑप्शन डी है कभी नहीं।
तो भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो यह ऑप्शन डी इसका सही आंसर, आज तक कभी भी नहीं की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासनकाल के लिए आधारभूत है? और मतलब कौन सा संविधान के लिए आधारभूत है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एंड ऑप्शन डी है मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो संविधान के लिए कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं यह संविधान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और यह कौन सी समिति से जोड़े गए हैं? तो यह स्वर्ण सिंह समिति से जोड़े गए हैं, या इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये 4A में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। इधर सूची 1 में जो है विषय दिए गए हैं और सूची 2 में जो है संविधान के अनुच्छेद दिए गए। आपको बताना है कि कौन सा विषय जो है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। तो निर्वाचन जो है किससे संबंधित है आप लोग बताइएगा, और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो निर्वाचन जो है यह 324 और 329 से, बहुत ही सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है निर्वाचन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 324 से 329 अनुच्छेद तक निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध यह कौन से आर्टिकल में है? तो यह है 369 से 392 तक। और जो भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम यह कौन से आर्टिकल में है? तो यह जो है 301 से 307। और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो है यह कौन से आर्टिकल में है? तो यह जो है 245 से 255। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, तो आप लोग ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि निर्वाचन जो है यह 324 से 329 तक है, और अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो है यह 369 से 392 तक है, और भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम जो है यह 301 से 307 तक है, और संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध जो है 245 से 255 तक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, A3, B2, C4 एंड D1। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिलोकोसिस एक गुर्दा संबंधित बीमारी है, एक यकृत संबंधी बीमारी है, फेफड़े संबंधित बीमारी है एंड अव्यवस्थित तंत्रिका संबंधी बीमारी है। तो सिलिकोसिस जो है यह कौन से किससे संबंधित है? तो यह बीमारी जो है फेफड़े संबंधित है, फेफड़े से संबंधित बीमारी जो है इसे सिलिकोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि एंजाइम की प्रकृति क्या होती है, मतलब एंजाइम क्या होता है, विटामिन है, बैक्टीरिया है, वायु उत्प्रेरक है या फिर वायरस है। तो एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है एक वायु उत्प्रेरक है, एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड जो है कृषि प्रकाश संश्लेषण, ये सही है गलत है? तो सबसे पहला ही गलत है। बाकी सिल्वर आयोडाइड, इससे जो है कृत्रिम वर्षा की जाती है, और लिथियम बाइकार्बोनेट, इससे गठिया का उपचार किया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम जो है यह प्रति अम्ल में आवश्यक होता है। तो इसका गलत आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन ए इसका गलत आंसर है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है यह प्राकृतिक रूप दिए गए हैं, जो पदार्थ के प्राकृतिक रूप हैं। आपको बताना है कि कौन से प्राकृतिक रूप में कौन सा पदार्थ उपस्थित है, कौन सा तत्व उपस्थित है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ दिए गए हैं, और सूची 2 में उपस्थित तत्व। तो कौन से प्राकृतिक पदार्थ में कौन सा तत्व उपस्थित है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? हीरा में
कार्बन उपस्थित होता है। संगमरमर में क्या उपस्थित होता है, इसमें सिलिकॉन संगमरमर में कैल्शियम उपस्थित होता है। और रेत में सिलिकॉन और रूबी जो है इसमें एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी 4 2 1 3 4 2 1 3। हीरा जो है इसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो कार्बन होता है। संगमरमर में कैल्शियम होता है, रेत में सिलिकॉन होता है और रूबी में एल्यूमिनियम होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को इसका PDF भी मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे सारे MCQ कराए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं पिन कर दूँगी कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे MCQ कराए जाते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के MCQ कराए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है, बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है एंड पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए, पानी जमने पर फैलता है। इसीलिए बोतल आपने देखा होगा फट जाती है कभी कभी, तो इसीलिए फट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप सपोर्टिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।